हेलो एवरीवन, मैं संदीप राजपूत और आज का ये वीडियो पूरा का पूरा बजट के ऊपर डेडिकेटेड है। पूरा का पूरा बजट को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं। जो अपने काम का पार्ट नहीं है उसको अपने छाट देंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लगता है कि भाई ये जेन्युइन है, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, वो अपने पूरा का पूरा कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, मैं पूरा का पूरा यूनियन बजट का जो निर्मला सीतारमण जी का जो पूरा स्टेटमेंट था, जितना भी स्पीच था, वही वाला फाइल डाउनलोड किया हूँ। आप भी डाउनलोड कर सकते हो, गूगल पे अवेलेबल है। ठीक है, बस बजट 2024-25 लिख देना, मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें बजट से रिलेटेड जितने पॉइंट्स है, हाईलाइट्स है, सारा कुछ मैं अलग अलग करके डाल दूंगा, आपका पूरा बजट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इंटरिम बजट के अंदर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम लोग 4 लोग के ऊपर फोकस करेंगे। गरीब को देखेंगे भाई, वुमेन्स को देखेंगे, यूथ को देखेंगे और फार्मर्स को देखेंगे। हम इन 4 को देखेंगे, बाकी लोग ठीक है, बाकी बस सही कौन है, मेन तो यही 4 है। मिडिल क्लास भी तो उसके अंदर ही आता होगा, है ना, तो ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, बजट का थीम क्या है भाई, एमएसएमई वगैरह को प्रमोट करेंगे हम लोग, मिडिल क्लास को कुछ देंगे। कहने को बोलती है हर गवर्नमेंट की भाई हम मिडिल क्लास का भला कर देंगे, मिडिल क्लास का भला कर देंगे, लेकिन होता है क्या भला? मिडिल क्लास को टैक्स देने में बैंड बजता है, सच बता रहा हूँ, मिडिल क्लास को टैक्स देने में बैंड बजता है, जबकि हायर क्लास को टैक्स का उतना माथा मारी नहीं होता है। उनका टैक्स अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन उनको उतना टेंशन भी नहीं होता कि बहुत ज्यादा टैक्स पड़ना है। ठीक है, मिडिल क्लास वाले के पास ऑलरेडी कम रिसोर्सेज है, कम इनकम है, उसके ऊपर भी अगर आप टैक्स ले लेते हो तो बेचारा का बैंड बच जाता है। ठीक है, बट कोई उपाय नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई खास रिलीफ नहीं दिया है। आपको बताऊंगा इंडिविजुअल टैक्स वाले पोर्शन में, मैं बताऊंगा अभी, वहां पे भी कुछ कुछ रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। ठीक है, बजट की प्रायोरिटी क्या है? बिल्कुल सर, बजट की प्रायोरिटी तो सारा कुछ ही, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग है, सोशल जस्टिस है, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सब है। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। मेन हम लोग देखने वाला है प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर का, अपने कंसिडर नहीं करने वाला। एग्रीकल्चर वैसे भी बहुत कम लोग के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में कुछ कुछ एग्रीकल्चर के अंदर अल्टीमेटली बोला क्या है, बोला है कि हम लोग गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, जहाँ पे आप बढ़िया बढ़िया अपना रिसर्च वाला चीज, नेचुरल फार्मिंग का चीज, ये सब बढ़िया तरीके से आप उगा सको। ठीक है, न्यू यील्ड, न्यू 109 हाई यील्ड एंड टाइम ब्ला 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 समथिंग, ये सारा चीज करेगी। अब इसके ऊपर बताने के लिए मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले लोग ज्यादा इस वीडियो को देखने वाले नहीं, तो अपने थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, ये हमारे काम का चीज है, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग का चीज हमारे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव, ये वाला क्या है सर? एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव गवर्नमेंट लेके आई है भाई। इसके अंदर बोलती है गवर्नमेंट कि हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, these will be based on the enrollment of EPFO, focus on recognition first time employee and support the employees and employee। ये एम्प्लॉय को भी देगा बेनिफिट है, एम्प्लॉयर को भी है, और ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए, फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज के लिए। मतलब अगर आप पहले से कभी जॉब में घुस चुके हो, आपका EPFO पहले रजिस्टर हो चुका है, तो बॉस आपको ये बेनिफिट, ये स्कीम का अंदर कोई लाभ नहीं मिलने वाला। क्लियर है? आपको फर्स्ट टाइम अगर आप एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हो तो ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, फर्स्ट टाइमर्स क्या था भाई? द स्कीम विल बी प्रोवाइडेड 1 month wages टू ऑल पर्सन न्यूली एंटरिंग द वर्कफोर्स इन ऑल फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, 2 सेक्टर होता है। इनफॉर्मल मतलब रिक्शा, भिन, आपका रेडी लगाना, ये सारा कुछ इनफॉर्मल सेक्टर में आता है। फॉर्मल सेक्टर में जहाँ पे सूट बूट टाई वाई लगा के ऑफिस में जाते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर, सिंपल भाषा में बोलो तो। ठीक है, समझ गए ना, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर आप फॉर्मल सेक्टर के अंदर हो तो 1 month का वेजेस जो है गवर्नमेंट आपको बोले कि भाई हम दे रहे हैं आपको। ठीक है, काइंड ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द 1 month सैलरी इन 3 इंस्टॉलमेंट। जो 1 महीने की सैलरी होगी वो आपको 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय एज रजिस्टर्ड इन द EPFO, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय अपने आप को रजिस्टर करा EPFO में, विल अप टू 15,000। एलिजिबिलिटी जो दी जा रही है आपकी, अगर सैलरी अप टू 1 लाख रुपीज पर मंथ है। अब 1 लाख रुपए पर मंथ बहुत होता है भाई। ठीक है, 12 लाख रुपए सालाना हो गया, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। सच स्कीम 2,10,000 यूथ को बेनिफिट देने का इनका प्लान है, समथिंग समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पे आपको क्या इंसेंटिव दिया गया कि भाई अगर फर्स्ट टाइम आप जॉब के लिए जा रहे हो तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देने का मेन पर्पस था कि जब भी कोई इंप्लॉय फर्स्ट टाइम आता है ना, न्यू कॉमर को कोई आदमी लेना नहीं चाहता है। न्यू कॉमर रहेगा तो यार माथा दर्द करेगा, कुछ आएगा नहीं, उसको कंप्यूटर ही बताओ, एक्सेल ही बताओ, ABCD बताओ, कंप्यूटर ओपन करना बताओ, उसको बताओ पेन ड्राइव लगा के कॉपी कैसे करना है। मतलब ये प्रॉब्लम आता है अगर कोई बंदा नया नया आता है। और ये
ऐसा नहीं है कि टेंथ वाला एम्प्लॉय जो 10th पास करके है, 12th पास करके ग्रेजुएट होने के बाद भी लोग को कंप्यूटर चलाने नहीं आता, ठीक है। वो बस कंप्यूटर ऑन करके मूवी देख सकते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं। उसके आगे अगर बोला जाए एक्सेल चलाओ, एक्सेल में आप फार्मूला करो, वर्ड कर रहे हो तो उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करिए, लेटर क्या होता है, हेडर फुटर पेज नंबर सारा कुछ आप करके दो, तो उनसे नहीं होता। तो ये सब चीज क्या है कि इम्प्लॉय स्टार्टिंग में नहीं, कोई भी इम्प्लॉयर स्टार्टिंग में नया लोग को लेना नहीं चाहता है। तो गवर्नमेंट इस जो ये प्रॉब्लम है ना, इसको क्रैक करने के लिए कि भाई हर कोई अगर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को लेगा कि भाई एक्सपीरियंस बनना चाहिए, तो फिर नए वाले कहाँ जाएंगे, उनको तो कहीं से तो एक्सपीरियंस चाहिए ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कहीं जॉब में घुसना। तो गवर्नमेंट इस चीज का बेनिफिट के लिए बोला है कि भाई हम जो एकदम नया नया ताजा ताजा मुर्गा लोग आ रहा है जॉब करने, उनके लिए हम ये आपको स्कीम दे रहे हैं। तो बेनिफिट है भाई, हम मेरे को मिल रहा है 1 महीने का सैलरी पूरा, छुट्टी मिल जा रहा है मेरे को, ठीक है। जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जॉब क्रिएशन के लिए बोला है कि भाई फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय वगैरह अगर आप है, पहली बार आ रहे हो, तो फिर हम आपको भी बेनिफिट ये वाला प्रोवाइड करेंगे फॉर फर्स्ट 4 ईयर। दिख रहा है 4 साल तक का ये ऑफर रहता है। इसमें 30 लाख लोगों को बेनिफिट गवर्नमेंट का ये एक्सपेक्टेशन है। अब कितना सच है कितना झूठ वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। सपोर्ट टू एम्प्लॉयज, अब ये वाला जो है बाकी सभी एम्प्लॉयज को मिलेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। द एम्प्लॉयर फोकस स्कीम विल बी कवर एडिशनल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल सेक्टर, देखो सभी सेक्टर के अंदर है। ऑल एडिशनल एम्प्लॉयमेंट विद अ सैलरी ऑफ 1 लाख पर मंथ, कोई भी एम्प्लॉयमेंट है, सैलरी कितना होना चाहिए, 1 लाख से कम होना चाहिए, सैलरी 1 लाख रुपीज पर मंथ, ठीक है, विल बी काउंटेड। द गवर्नमेंट विल रिम्बर्स टू द एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट क्या करेगा, एम्प्लॉयर को रिम्बर्स करेगा 3,000 रुपया, कितने हजार रुपया, 3,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर टुवर्ड द ईएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय। हर एडिशनल एम्प्लॉयज के लिए ऊपर वो 3,000 रुपया गवर्नमेंट से कंपनसेशन पाएगा। तो यहाँ पे भी एम्प्लॉयर को बेनिफिट है कि भाई मेरा ईपीएफओ में मेरा झमेला नहीं है, मेरा कंट्रीब्यूशन 3,000 सेव हो रहा है मेरे को। तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि हाँ ठीक है, नए बंदों को अपने पास हायर करो। नए लोगों को तो प्राइवेट वाले लेना ही नहीं चाहते, सबसे बड़ा बात ये है। नया अगर इंसान दिख जाता है एकदम फ्रेश सीवी है, कहीं जॉब नहीं किया, तो माथा पिटते यार ये बंदे को तो ABCD सिखाना होगा। 6 महीने हम सिखाएंगे, जब हम काम लेने लायक होंगे तब ये जॉब स्विच कर देगा, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉयर का भी बेनिफिट हो रहा है कि भाई भला है हमारा, स्विच भी कर दे रहा तो 3,000 तो मिले ना सर, ठीक है, और भी 3,000 पर मंथ पे। नाउ पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन वर्कफोर्स, अब वर्कफोर्स वुमेन वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए जो आपका वुमेन हॉस्टल वगैरह को गवर्नमेंट बोलिए कि भाई हम कोलैबोरेट करेंगे इंडस्ट्री वगैरह के साथ, आपको स्टैब्लिश करेंगे, कल्चर वगैरह का फैसिलिटी देंगे। अल्टीमेटली सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है एक बार वुमेन का शादी वादी हो गया कोई भी लड़की है अगर उसका शादी का एज है, तो कंपनी उसको एम्प्लॉयमेंट में लेने से पहले 4 बार सोची कि अभी मैं इसको लूंगा, 2 महीने काम करेगी, फिर शादी हो गया तो फिर हमारा काम बीच में अटक जाएगा, या फिर शादीशुदा है तो फिर मे बी शी गेट प्रेग्नेंट, इस सिचुएशन में फिर वो जॉब छोड़ के जाने वाली है, तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए फीमेल मतलब एम्प्लॉय को हायर करना थोड़ा रिस्की लगता है कि यार अपॉइंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक बार कुछ झमेला आता है, ठीक है। तो उस चीज को भी थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि उनका डिस्टेंस ट्रैवलिंग बहुत कुछ मैटर करता है, तो वुमेन हॉस्टल वगैरह को भी आप थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा, कल्चरल फैसिलिटी वगैरह को प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वुमेन ज्यादा पार्टिसिपेट करे। एक बात तो सही, लड़कियां ज्यादा ईमानदारी से काम करती कंपेयर टू लड़के, ठीक है, बुरा मानने की बात नहीं है। अपने क्या करते हैं, अपने फोन करके HR को बोल सकते हैं कि भाई सुनना 1 घंटे बाद आऊंगा, तू संभाल लियो, समझ जाता है। अगर लड़की को फोन करके बोले 1 घंटे बाद आऊंगी संभाल लियो, तो नहीं समझता है, ठीक है। स्किलिंग प्रोग्राम वगैरह का भी अपॉर्चुनिटी दिया गया है कि भाई आप अपने स्किल्स को आप डेवलप कर सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है आपको 5 साल। ये आई एम हैप्पी टू अनाउंस क्या है, स्पॉन्सर स्कीम, 4th स्कीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर पैकेज स्किलिंग कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करेगी। 20 लाख यूथ को स्किल करे किया जाएगा अगले 5 साल में। अब 5 साल में 20 लाख लोग को ही किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ भी ये नहीं है कि आपको इंटर्नशिप दिया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, कुछ नहीं है। अब ये स्किल करने का मतलब है गवर्नमेंट अपने पोर्टल पे काइंड ऑफ वेबसाइट रजिस्टर कर, मतलब कोर्स बना सकती है, उसमें वीडियोस डाल सकती है, क्लासेस डाल सकती है, आपको वो देखना है, करना है, शायद 1-2 आपका वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट करवा ले बाई स्टेट गवर्नमेंट, तो इस तरीके का कुछ आपको ऑप्शन मिल सकता है। फिक्स तो अभी कुछ नहीं पता है। स्किल्स के लिए आपको लोन का अपॉर्चुनिटी भी दिया जा रहा है सर, क्योंकि होता क्या है कि एजुकेशन बीकॉम तक सबको पता है कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे होता है, डबल एंट्री सिस्टम सब सीख के बैठ चुके होता है, बैलेंस शीट बनाना सबको आ गया होता है। लेकिन जब एक ओरिजिनल क्लाइंट का बैंक स्टेटमेंट पकड़ा दिया जाए कि भाई ये लो और बना दो बैलेंस शीट, ठीक है, या फिर रिकॉन्सिलेशन कर दो, दिमाग खराब हो जाता है स्टूडेंट का कि ये क्या है,
इसको एक्सेल में डालना पड़ता है। कैसे डालना पड़ता है, ये एक्सेल में इंपोर्ट कैसे होता है। तो ये प्रॉब्लम को तो हटाने के लिए स्किलिंग, मतलब आप अपने स्किल को थोड़ा बूस्ट करिए। ठीक है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ही घटिया सिस्टम है। ये बोलता है कि भाई आप बस लिखो, अंधों की तरह पढ़ो और अंधों की तरह एग्जाम में लिखो, दुनिया क्या करे वो भाड़ में जाए, प्रैक्टिकली क्या चल रहा है भाड़ में जाए, तुम बस ये देखो कि तुमको लिखना है। और प्रैक्टिकल जो असेसमेंट होते भी है तो उसमें टीचर को ही नहीं आइडिया है कि वो प्रैक्टिकली काम कैसे करता है, तो वो क्या ही उसमें माथा लगाने वाला है। ठीक है, वो बोलता है हाँ नंबर दे देंगे। तो ये सिनारियो की वजह से जो सबसे कोर चीज था प्रैक्टिकल स्किल उस कोर्स के अंदर डाली तो हुई है, बट वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। ठीक है, कोई कर नहीं पाता। नेक्स्ट द अब पॉइंट इसकी, अगर स्कूल आपके ही यूनिवर्सिटी वाले आपके ही कॉलेज वाले अगर फोर्स करने लगे कि नहीं तुमको पूरा टैली सीख के ही आना होगा अकाउंटिंग करने के लिए, अकाउंट्स फाइनल सेम में, तो तुम ही गाली दोगे कि क्या जरूरत है इतना झूठ मूठ का नाटक करवाने का। ठीक है, तो कोई उपाय नहीं है, आपको बाद में स्किलिंग लोन का अपॉर्चुनिटी भी दिया जा रहा है। द मॉडल स्किल लोन स्कीम विल बी रिवाइज्ड टू फैसिलिटेट अप टू ₹7.5 लाख विद गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड। गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड से आपको 7.5 लाख रुपए तक का उनकी तरफ से गारंटी रहेगा, आपका कोई एसेट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, 25,000 स्टूडेंट हर साल इससे लाभान्वित हो सकते हैं, गवर्नमेंट का कहना है। एजुकेशन लोन का जो लिमिट था, आप देखो फॉर हेल्पिंग यूथ, आप पढ़ाई के लिए अगर आपको लोन लेना है, आई एम हैप्पी टू अनाउंस सपोर्ट लोन अप टू 10 लाख रुपीज हायर एजुकेशन इन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। अब ये मत बोलना कि सर फॉरेन जाकर पढ़ूंगा तो मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक के लिए बोला गया ना। E-voucher for purpose will be directly to 1 lakh. E-vouchers for the purpose will be given directly to 1 lakh student every year for annual interest 3% आपका ये रहेगा। ठीक है, कम कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सोशल जस्टिस वगैरह के बारे में मैं यहाँ पे पूरा कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इफ यू वांट कि भाई मेरे को चाहिए तो मैं बना दूंगा। एक शॉर्ट में बोल दूं, अभी गवर्नमेंट चाहती है कि विकास भी और विरासत भी, तो विकास और विरासत दोनों को एक साथ लेके रहने का प्लान कर रहा है। तो जो भी है अपने इस वाले को उतना माथा नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब ये सब चीज तो अच्छी चीज है, आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ दिए जाएंगे पर प्रोजेक्ट फ्यूचर पर्पस के लिए, कोई बात नहीं। पीएम आवास योजना वगैरह में भी 3 करोड़ एडिशनल घर को बनाने का बात किया गया। भाई 3 करोड़ एडिशनल हाउस, सवाल ये है कि अप्लाई कैसे करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वुमन लीड डेवलपमेंट, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट 3 लाख करोड़ रुपया स्कीम के अंदर डालने वाली है ताकि इनका रोल भी थोड़ा और ज्यादा इकोनॉमी में इम्पैक्ट कर पाए। ठीक है, बैंक वगैरह के बहुत सारे ब्रांचेस खुलने वाले नॉर्थ ईस्ट के साइड में, वैसे ही बहुत कम ब्रांचेस है। मेरे कुछ 1-2 फ्रेंड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट साइड में रहते हैं। भाई बोलते यार हमारे यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टेंस में ब्रांचेस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, एटीएम भी है तो बहुत दूर दूर पे है, तो वो सब प्रॉब्लम को थोड़ा रिजॉल्व करने की गवर्नमेंट कोशिश करेगी। नाउ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, दैट इज द फोर्थ प्रायोरिटी। गवर्नमेंट का इस बजट में फोर्थ प्रायोरिटी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के ऊपर था। तो एमएसएमई के लिए क्या गवर्नमेंट इस बजट में लेके आई है, अब वो समझते हैं। देखो गवर्नमेंट बोल रही है यहाँ पे क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर क्रेडिट गारंटी स्कीम का मतलब था गवर्नमेंट आप बैंक को गारंटी दे रही है कि आप एक काम करो, उसको क्रेडिट पैसे दे दो, मैं गारंटी देता हूँ, वो बंदा आपका पैसा चुका देगा। अब ये जो क्रेडिट गारंटी स्कीम था, इसके अंदर आपको एनरोल होने के लिए आपके पास एमएसएमई प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, पहले का जो सिचुएशन था वो मैं बता रहा हूँ, एमएसएमई आपके पास होना चाहिए, आपके पास जीएसटी आपके पास डेफिनेटली होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बैंक जीएसटी कंपल्सरी मांगेंगे ही आपसे। ठीक है, एमएसएमई होना चाहिए, आपको जीएसटी देना पड़ेगा, आपका ट्रेड लाइसेंस तो वो आपके पास डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट आपका वो बुक्स मांगेंगे कि भाई मेरे को प्रॉपर बुक्स चाहिए। आप अगर थोड़ा बहुत 19-20 वाला बुक पकड़ा रहे, क्योंकि एमएसएमई में उतना ज्यादा बुक्स मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, छोटी कंपनियों के लिए मैं बोल रहा हूँ, माइक्रो कंपनियों के लिए बोल रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट होता है और बैंक ज्यादा रिस्क होने पर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, सिंपल। तो वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए भी कुछ स्कीम्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे फॉर फैसिलिटिंग टर्म लोन एमएसएमई, मशीन अगर आपको परचेस करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, मेरे को मशीन परचेस करना है, कोई कोलेटरल नहीं देना है,
तो क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर आपको गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई एक काम कर, जा तू परचेस कर ले, तेरे को गारंटी मैं दिया, ठीक है। गारंटी कवर अप टू 100 करोड़, ये गारंटी कितना तक का कवर कर रही है, 100 करोड़, वाइल द लोन अमाउंट में भी लार्जर, लोन अमाउंट आप लार्ज भी कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि भाई मेरी छोटी सी कंपनी मेरे को अकेले 100 करोड़ दे दो, नहीं देगा, ठीक है। एक असेसमेंट बैंक के पास भी रहता है। गवर्नमेंट की जितनी एमएसएमई के लिए स्कीम है, उन सभी स्कीम के अंदर एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट अगर बोल रही है कि मैं 2 करोड़ तक का आपको गारंटी दूंगा तो गवर्नमेंट 2 करोड़ का गारंटी देगी, गारंटी नहीं होता है ये सब चीज। ये गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो, सॉरी, ये बैंक के ऊपर है कि बैंक आपकी पर्सनल जो चीजें हैं उसको एक बार चेक करे, आपकी कंपनी का स्टेटमेंट चेक करे, उसके बाद अगर बैंक को भी लगता है कि हाँ दिया जा सकता है तभी वो देंगे, अदरवाइज वो भी 2 करोड़ आपको गवर्नमेंट ने बोल दिया मतलब 2 करोड़ दे देगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि भाई हाँ आई एम एलिजिबल, मेरा बिजनेस है, ये बिजनेस का पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये प्रोजेक्ट ऐसे से काम करेगा, गवर्नमेंट बैंक को लगता है कि नहीं इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया जा सकता है, तब बैंक सैंक्शन करता है, अदरवाइज नहीं करता है। और वो भी पूरा अमाउंट सैंक्शन नहीं करता। आप अगर 2 करोड़ के लिए बोलेंगे तो बोलेगा 50 लाख करेंगे, ठीक है, ऐसा होता है, मजाक नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ ना। क्रेडिट सपोर्ट टू एमएसएमई ड्यूरिंग स्ट्रेस पीरियड, अब ये एक अच्छा चीज है। मान लो एक एमएसएमई है, सामने वाले पार्टी से पेमेंट नहीं आया, कोई ऐसा कोविड जैसे आ गया था, कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या करूंगा मैं, स्ट्रेस पीरियड के समय में अगर मान लो मैं पे नहीं कर पाया, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ, गारंटी जो गवर्नमेंट जो है ना वो गारंटी दिया हुआ है ना संभाल लेगा। क्रेडिट अवेलेबिलिटी विद सपोर्टेड थ्रू द गारंटी फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड, तो वहां पे आपको थोड़ा सा टेंशन लेने का कम जरूरत है कि अगर मान लो आप स्ट्रेस पीरियड में हो, देखो साफ साफ वर्ड क्या बोला गया है, फैसिलिटेट बैंक क्रेडिट एमएसएमई ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड, स्ट्रेस पीरियड मतलब पैसा का तंगी चला गया है, while being in the special mention account SMA stage of region beyond their control, ये आपको साबित करना पड़ेगा कि दैट जो एमएसएमई का हमारा बिजनेस का है ये मेरे कंट्रोल के बाहर है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, नहीं, ये मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया सिचुएशन, ऐसा अराइज हो नहीं सकता था, बट कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस है, वो सर्कमस्टांसेस आपको बताने पड़ेंगे कि इस सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे ही मेरा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो एमएसएमई नीड क्रेडिट टू कंटिन्यू देयर बिजनेस एंड अवॉइड गेटिंग इनटू द एनपीए स्टेट, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, अगर आप पैसा नहीं देते हो, वो नहीं दे पाते हो तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, फिर बैंक वो एसेट को छीनना शुरू करता है कि भाई मेरा एसेट है, मेरे को दो, पैसा दो, बंदा को भेजना स्टार्ट कर देगा, तो वो नहीं होगा आपका। क्रेडिट एबिलिटी सपोर्ट विद गारंटीड फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड, ठीक है, वो गवर्नमेंट की तरफ से देख लिया जाएगा। हाँ बट आपको प्रूव करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि मान बोल दूंगा हो जाएगा, ठीक है, पहले से फ्रॉड वाला दिमाग मत लगाइए, कोई फायदा नहीं है। अब आपको पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करने का जो थ्रेशोल्ड लिमिट था वो 500 करोड़ से घटा के 250 करोड़ कर दिया गया, तो अभी ज्यादा कंपनियों को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। सिडबी ब्रांचेस, ये मेरे को लगता है कि बहुत कम लोग को पता है। देखो सिडबी ब्रांचेस ऑल अबाउट द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जितने एमएसएमईज के लिए देवता है, ये भगवान है, ठीक है, ये छोटे बिजनेस को ही ग्रो करने के लिए बनाया गया। अब गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम 3 साल में 24 ब्रांचेस खोलेंगे, कम से कम सर्विस कवरेज विल एक्सपेंड टू 168 ऑफ 248 मेजर क्लस्टर्स। आप 24 ब्रांचेस खोलने वाले, तो आप सिडबी के साइट पे जाओ, चेक करो कि कहाँ पे क्या खुलने वाला है। अगर आपके एरिया में नया ब्रांच वगैरह खुलना हो तो आप जाओ, बात करो वहाँ पे, शायद आपको फंड वगैरह का रिक्वायरमेंट है तो आपका फुलफिल हो सकता है, क्योंकि सिडबी से बहुत ज्यादा हेल्प होता है, ठीक है। नॉर्मली आपको लोन चाहिए होता है, आप सीधा पहुंचते हो कॉमर्शियल बैंक आपका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक पहुंचते हो, ठीक है। आप ये सब बैंक डेफिनेटली ट्राई करो, ठीक है, अगर आप एमएसएमई वगैरह में तो। टेस्टिंग के लिए आप देखो फूड वगैरह को थोड़ा अच्छा करने के लिए, फूड सेक्टर को थोड़ा बढ़िया करने के लिए बोला है कि भाई हम लोग टेस्टिंग वगैरह लैब फैसिलिटी को थोड़ा और बढ़िया करेंगे ताकि हम लोग ज्यादा टेस्ट कर सकें, अच्छी बात है। इंटर्नशिप इन टॉप कंपनीज, अब ये वाला चीज को लेके बहुत लोग बहुत ज्यादा उछल रहा है कि भाई आप तो इंटर्नशिप मिलेगा, सीधा रिलायंस इंडस्ट्रीज में जाके इंटर्नशिप करेंगे, एकदम मुकेश अंबानी हम बैठेगा, इधर बैठेगा अनंत अंबानी, ऐसे बैठ के काम करेंगे। सपना मत देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल में आइए दुनिया में, सपने देखने अच्छी बात है बट इतनी भी नहीं। आइए दिखाता हूँ, थोड़ा सा लास्ट में जाएंगे ना, एनेक्चर में चलते हैं सीधा। आ गया भाई एनेक्चर, ये देखो
इंटर्नशिप ऑफ टॉप कंपनीज, जो टॉप कंपनीज का इंटर्नशिप है ना, 1 करोड़ यूथ को दिया जाएगा 5 सालों के अंदर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मेरा साफ साफ गणित बोलूं, 1 करोड़ को डिवाइड कर दूं 500 डिवाइडेड बाई 5 कर दूं वापस, तो मेरा कुछ 4,000 एम्प्लॉय के 4,000 लोग को एक साल में ट्रेनिंग देने का जुगाड़ बैठ रहा है गवर्नमेंट का, है ना। तो 500 कंपनीज में 4,000 लोग को वो डालने वाले हैं, यही मतलब हुआ ना भाई। 500 कंपनी में 4,000 लोग डालेंगे, हर साल 4 करके करेंगे, वो भी है, पता नहीं क्या ऑप्शन है, तभी ना पॉसिबल है। 500 कंपनी में 4,000 डालेंगे तो 20 लाख होता है, इंटू 5 सालों में 1 करोड़ होता है। तो अब मेरे को तो नहीं लगता है कि 500 कंपनियां 4,000 इंटर्न्स को लेने के लिए रेडी होने वाली है। ठीक है, एक कंपनी 4,000 इंटर्न्स को लेने के लिए रेडी होने वाली है। लगभग हर डिपार्टमेंट में इंटर्न्स तो होते हैं, ठीक है, बट बहुत ज्यादा नहीं होता है। पूरे डिपार्टमेंट में 1-2 उतना इंटर्न होता है, हार्डली 3 इंटर्न हो सकता है मे बी। तो इंटर्न्स होते हैं बट ज्यादा नहीं होते हैं। तो जो भी है 12 मंथ ये यहाँ पे आपको मंथली अलाउंस मिलेगा 5,000 रुपये का। गवर्नमेंट बोल देगा भाई 5,000 रुपये तो हम दिला रहे हैं, तेरे को टेंशन नहीं है। सवाल ये आता है कि ये 5,000 रुपया जो देना है ये भी CSR से निकल सकता है। कंपनियों को CSR करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट का 2% समाज के भलाई में डालना पड़ता है। उस 2% का कुछ हिस्सा में से आपको सैलरी दिया जा सकता है, तो अभी समाज के बेनिफिट वाले हिस्से में। ठीक है, कौन कौन लोग अप्लाई ही नहीं कर सकता है, नॉट अप्लाई करने के लिए बार्ड हो जा रहा है, या फिर लिमिटेशन क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, दोनों एक साथ बोल दे रहा हूँ। नॉट एम्प्लॉयड, पहले आपने कभी एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, फुल टाइम एजुकेशन में भी नहीं है, और आप 21 से लेकर 24 साल के बीच में हैं। 21 से कम भी नहीं चलेगा, 24 के बाद भी नहीं चलेगा। 21 से 24 के बीच में आपने जिंदगी में पहले कभी जॉब नहीं किया है, और दूसरा चीज आप कोई फुल टाइम एजुकेशन में नहीं है। 21 से 24 का वो टेन्योर होता है जहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद बच्चा निकलता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, बोलता है भाई 3 साल तैयारी करूंगा, लाइफ सेटल है। 3 साल का ये जो टाइम है आधा लोग का यहाँ बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, जो भी है ये टाइम मेरे को नहीं लगता है कि सही है, और ज्यादा होना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। इन एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन सकता है? ऐसा कैंडिडेट जो IIT IIM भाई CA CMA यहाँ सब है, ETCS क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो उनको ये वाले स्कीम के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इंस्टीट्यूट के थ्रू, मतलब CA CS CMA का तो मेरे को पता है, इंस्टीट्यूट के थ्रू भी आप, इंस्टीट्यूट के थ्रू ही आप जाते हैं, डायरेक्ट आपका पूरा रेगुलेट होता है वहां से, वेबसाइट से उनका सब कुछ होता है मेंटेन, तो उतना उनका करने का जरूरत नहीं है। बट हु इज नॉट अलाउड, फैमिली में भी अगर आपका कोई बंदा है, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली एसेस टू द इनकम टैक्स। ठीक है, एनी मेंबर ऑफ द फैमिली इज द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है तो भी आप इन एलिजिबल कैंडिडेट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्कोप थोड़ा सा तो काट दिया गया, मेरे को तो बहुत ज्यादा ही काट दिया गया है। गवर्नमेंट 54,000 दे रही है भाई, जिसमें से 6,000 रुपया इंसिडेंटल दिया जा रहा है आपको। कंपनी 6,000 रुपया CSR फंड से आप निकाल सकते हैं, कंपनी के ऊपर ट्रेनिंग कॉस्ट वगैरह CSR फंड से होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा CSR एक्सपेंडिचर से होगा। तो अल्टीमेटली CSR का यूज अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी किया जाएगा। ठीक है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, कंपनियां शॉर्टलिस्ट करेंगी। ये एक चीज याद रखना, ये वॉलंटरी बेसिस पे है, तो जरूरी नहीं है कि आपको हर लिस्टेड कंपनी में, लिस्टेड बोलो, हर बड़ी कंपनी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अगर कंपनी वॉलंटरली पार्टिसिपेट नहीं कर रही है तो आप उस कंपनी में नहीं मिलेगा। ऐसा अब ये मत करना है कि कल जाकर रिलायंस इंडस्ट्री के गेट पे खड़ा होकर मेरे को चाहिए, निर्मला ताई ने बोला मेरे को चाहिए, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 11 नंबर पेज कहाँ गया भाई? समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। IBC इकोसिस्टम को बोला गया कि भाई IBC को हम थोड़ा और सुधार लेकर आएंगे। कंपनी अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हैं, टेन्योर को कम किया जाएगा। मेरे को लगता है LLP के साथ साथ कंपनी के लिए भी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। कंपनियों को तो आप LLP को तो वैसे भी आसानी से क्लोज कर पाते हैं, कंपनी को क्लोज करने के लिए आपको कंपनी को 2 साल तक नील रखना पड़ता है, स्ट्राइक ऑफ करने के लिए। बेसिकली कंपनी को 2 साल तक का नेट ट्रांजेक्शन होना चाहिए, उसके बाद जाके आप स्ट्राइक ऑफ में जा सकते हैं। तो वहां पे मतलब बनता है कि भाई इतना 2 साल का बिना मतलब का टेन्योर क्यों? और 2 साल में भी ऐसा नहीं है कि आप कंपनी को ब्लैंक छोड़ दो, आपको कंप्लायंस करना होगा। ईच ईयर कंप्लायंस कॉस्ट आपका 10 से 15,000 आता ही है, तो अल्टीमेटली 30,000 रुपया तो आपका कंप्लायंस कॉस्ट आता है, कंपनी कुछ करे ना करे इस सिचुएशन में। तो वो चीज मेरे को लगता है यहाँ पे LLP के साथ साथ कंपनी के लिए भी कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT ने नेशनल IBC हैज रिजॉल्व मोर देन 1,000 कंपनीज। IBC 1,000 से ज्यादा कंपनियों का मैटर को रिजॉल्व कर चुका है भाई। कितना लाख करोड़, 3.3 लाख करोड़ क्रेडिटर्स का पैसा उनको वापस दिलाया गया है।
बोला गया रिक्वायरमेंट चेंजेस जो है वो भी किया जाएगा। आगे बढ़ा जाए। अब इसमें कुछ खास तो आपको नहीं मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी के लिए गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हम रिक्वेस्ट करेंगे स्टेट से कि अपना स्टैम्प ड्यूटी को रेट कम करे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए। लड़के को प्रॉपर्टी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है भाई मेरे। वुमेन्स तो वैसे भी कम एम्प्लॉयमेंट में है, तो वो प्रॉपर्टी आप रेट ऑफ अगर स्टैम्प ड्यूटी का रेट कम भी कर देते तो कितना ज्यादा इम्पैक्ट कर देगा। आपको ये कम करना ही है तो सबके ऊपर कर दो। एज लिमिट कर दो कि अप टू 30 ईयर है तो हम थोड़ा कम रखेंगे, 30 से 40 ज्यादा कमाया होगा तो ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी दो। ठीक है, ऐसा कुछ तो लेकर आओ, ऐसा कुछ सिस्टम। ठीक है, ऐसा मत कर दो कि भाई आप सबके लिए बराबर कर देंगे, या फिर अगर आपका इनकम ज्यादा है और आप इस एज ग्रुप के अंदर है तो आपको इतना ज्यादा स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर आपका इनकम भी कम है, आप एज भी कम है, तो उस सिचुएशन में आपको इतना कम स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। ऐसा कुछ तो ऐसा फैसिलिटी होना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। बट ठीक है, कोई कुछ किया नहीं जा सकता है मेरे। नेक्स्ट कुछ खास नहीं है। कृषि से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ है। ठीक है, जनरेशन रिफॉर्म, इकोनॉमिक पॉलिसी बताऊंगा तो आपको नींद आ जाएगी, आप सो जाओगे। मेरे को ये पूरा का पूरा चीज पढ़ना पड़ा है, मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ है, इसलिए मेरे को सुबह के 4 बज गए। ठीक है, क्योंकि मेरे को 2.5 घंटा लगा इसको समझने में क्या क्या बोला गया। श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को थोड़ा और डेवलप किया जाएगा। श्रम सुविधा पोर्टल इज गुड, बट हर जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है अभी भी। ठीक है, अब फाइनेंस लीजिंग के लिए यहाँ बोल रहा है कि भाई वी सीक रिक्वायर्ड लेजिस्लेशन अप्रूवल फॉर प्रोवाइडिंग। अब वो लोग नया लेजिस्लेशन वगैरह अप्रूवल लेकर आएगी कि भाई प्राइवेट इक्विटी के थ्रू एयरक्राफ्ट एंड शिपिंग इंडस्ट्री में पैसा डाला जाए, वरना कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी। एग्जिस्टिंग वाली भी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपने सिर्फ सुना होगा कि गोल्ड का भाई स्टैम्प ड्यूटी कम कर दिया गया, ऐसा नहीं है, बहुत सारे चेंजेस लाए गए। मेडिकल एंड मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर भी आपको रिक्वायरमेंट चेंजेस, आपको बहुत सारी चीजों में चेंजेस मिला है। मोबाइल फोन के अंदर आपको बोला गया है कि भाई आपका मोबाइल फोन से रिलेटेड उसका चार्जर, मोबाइल फोन देखो चार्जर तो 15% कम कर दिया गया आपका। ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स, इसके ऊपर भी ऑप्शन दिया है कि भाई ये सारी चीज दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, माइनिंग प्रोडक्ट, लेदर। तो आप ये बैठ के, अब मैं एक बार स्क्रीन को पॉज कर ले रहा हूँ, आप एक बार पॉज करते हुए एक बार देखते हुए चलिए, क्योंकि ये सारा चीज बता पाना आपको याद रखने का जरूरत है नहीं। तो आपको देखना है तो देख लो, अदरवाइज अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके ये वाला सेक्शन आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट टैक्स के अंदर। डायरेक्ट टैक्स के अंदर गवर्नमेंट का सिंपल साधारण भाषा में क्या कहना है कि भाई हम तो लेंगे आपसे कैपिटल गेन, जिसके लिए सुबह से लेकर शाम तक मारामारी हुआ है। कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स पहले था 10%, अभी उसको बढ़ा कर दिया गया 12.5%। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल, ये चाहिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, short term gains on certain financial assets shall henceforth attract rate of 20%, while on other financial assets the non financial assets shall continue to attract applicable rate। अब देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बोला गया 20% हम आपसे डायरेक्ट कैपिटल गेन चार्ज करेंगे, टैक्स चार्ज करेंगे। ठीक है, किस चीज के ऊपर? फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर। ठीक है, ऑन सर्टेन फाइनेंशियल एसेट, नॉट ऑन ऑल। ठीक है, ऑन सर्टेन फाइनेंशियल एसेट्स आपका 20% चार्ज किया जाएगा। अब ये फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या हो गया आपका? अल्टीमेटली अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो इक्विटी। ठीक है, सपोज आप इक्विटी वगैरह परचेस करो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करो, तो बोलेगा भाई 20 रुपया तो मेरा है, बाकी 100 रुपया तुम्हारा है, तो 80 रुपया तू ले जा, 20 मेरे को दे दे। उसके बाद भी तू ब्रोकर तेरा ले लेगा पैसा, कुछ काटेगा, कुछ और काटेगा, लास्ट में तेरे को पहुंचेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर मैंने आपको बता दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एक और पॉइंट है यहाँ पे कि अगर आई प्रपोज टू इंक्रीज द लिमिट ऑफ एग्जम्पशन ऑन कैपिटल गेन, आपको कैपिटल गेन के ऊपर 1.25 लाख पर ईयर का आपको एग्जम्पशन मिलता है। अगर आप 1.25 लाख रुपीज कैपिटल गेन कर रहे हो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको उस पर टैक्स देने का झमेला नहीं है, वो झिझक नहीं है, वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 1.25 लाख रुपए कोई मतलब बन रहा है? अगर मैं एक जमीन खरीद के 10 साल बाद बेचूंगा, तो आपको लगता है कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपए का बेनिफिट उठाऊंगा, एक 1.25 लाख का बेनिफिट उठाऊंगा? इम्पॉसिबल। ऑब्वियसली भाई उस पर 10 लाख 20 लाख 15 लाख कुछ तो मोटा अमाउंट उठाऊंगा ना भाई, तो बहुत ज्यादा तो बेनिफिट नहीं करेगा। बट हाँ ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, जो भी है।
विवाद से विश्वास का स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट, जिसके अंदर गवर्नमेंट का कहना है कि भाई हम लोग सेफ हार्बर रूल वगैरह को भी अप्लाई करेंगे। अब सेफ हार्बर रूल मतलब होता है कि हम मान देंगे, अगर आप बोल रहे हो कि आपके इस माउस का प्राइस जो है 200 रुपये, तो हम मान लेंगे, हम उतना झिकझिक में जाएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपका ये जो ट्रांजेक्शन है वो 50 लाख तक का है, एक स्पेसिफिक लिमिट है उतना तक का है, तो हम मान लेंगे आप सही बोल रहे हो, उतना मेरे को क्या बोलते हैं उसको ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा असेसमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये वाला चीज का मतलब मैं एक बार समझाता हूँ आपको। ट्रांसफर प्राइसिंग का हो गया, जब इंडिया के बाहर माल बिकता है ना, तो आप माल का प्राइस मैनिपुलेट कर सकते हो ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए, ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई मैं बताऊंगा कि प्राइस क्या होगा, ठीक है, आप जो भी डिटरमाइन किया उसको मैं एक बार मार्केट से चेक करूंगा, क्या मार्केट के दाम के आसपास है कि बहुत ज्यादा कम है। अगर मार्केट के दाम के आसपास है तो ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा कम क्यों जानबूझ के लॉस छाप रहे हो अपने बुक्स में, तो भाई हम उसको जबरदस्ती प्रॉफिट मानेंगे और हम जबरदस्ती तुमसे टैक्स लेंगे। ये होता है ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रहे हैं हम सेफ हार्बर रूल लेके आएंगे, अब जो कहोगे मान लेंगे, ठीक है। विवाद से विश्वास का स्कीम है। फर्दर इंक्रीज मॉनिटरी लिमिट ऑफ फाइलिंग अपील। अब अपील फाइल करने के लिए भी आपको लिमिट इंक्रीज कर दिया गया। 60 लाख जो था, एक सेकेंड, अपील रिड्यूस डायरेक्ट टैक्सेस एक्साइज ट्राइब आ गया इन द टैक्स ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। 60 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़। ट्राइब्यूनल में जाना है तो आपको 60 लाख का बात होना चाहिए, झमेला तब जाओगे आप। हाई कोर्ट जाना है तो 2 करोड़ का मैटर होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट जाना है तो 5 करोड़ का मैटर होना चाहिए, तभी आपको जाना है, अदरवाइज आप नहीं जा सकते हो। अब यहाँ पे खुश होने वाली बहुत ज्यादा बात नहीं है, अगर लिमिट को बढ़ा दिया गया मतलब 60 लाख से कम का चीज है, ठीक है, ट्राइब्यूनल के पास आप अप्रोच नहीं कर सकते, आप हाईएस्ट कहाँ जाओगे, कमिश्नर के पास जाओगे। वो जो ऑर्डर दे दिया वो फाइनल है, वो बाइंडिंग है आपके ऊपर। ये गवर्नमेंट मतलब इस चीज का मेन पर्पस था कि आप लिटिगेशन को बूस्ट ना करो, मतलब लिटिगेशन बढ़ेगा वहां पे। हम तो नंबर ऑफ केसेस को जल्दी सुलझा नहीं पा रहे हैं, आप एक काम करो, आप केस वहां लेके ही मत जाओ ताकि वहां केस ही ना बढ़े। सिंपल, केस जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। आप केस करोगे ही नहीं तो केस सॉल्व भी नहीं होगा, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो जो हमारा सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है STT, वो अब 0.202% लगेगा, ठीक है, जो पहले 0.1% था, अभी 0.01% से बढ़ा दिया गया। और बाईबैक, अब अगर शेयर्स करते हैं, बाईबैक का मतलब होता है कंपनियां अपने शेयर्स को हाई प्राइस पे वापस परचेस कर लेती है, ठीक है। कंपनी का मार्केट, कंपनी का कोई शेयर है, जैसे रिलायंस का शेयर अभी कितना चल रहा है, 3000 चल रहा है ना, कंपनी रिलायंस क्या की बोली कि भाई हम 3500 में शेयर्स को बाईबैक करेंगे, ठीक है। तो अब इस 3500 की वजह से जो आपका प्रॉफिट हो रहा है, इस प्रॉफिट के ऊपर अब टैक्स देने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। पहले कंपनियां टैक्स दे के आपके अकाउंट में सीधा पैसा डालती थी, अब ये पैसा आपको खुद से सरकार को देना पड़ेगा। देखो मेरे को लगता है पैसा अगर कट के अपने पास आता है तो दुख नहीं होता, एक बार को होता है लेकिन ठीक है कम आया, लेकिन जब अपने पास आ जाता है उसके बाद देना होता है उससे ज्यादा दुख होता है। आपको क्या लगता है कमेंट पर, ठीक है। ये एक अच्छा चीज लाया गया कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज में एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या मिलता है, ESOP मिलता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं मल्टीनेशनल कंपनी वाले, रिपोर्ट नहीं करते हैं यहाँ पे। अगर अब आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो ब्लैक मनी एक्ट के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अगर 20 लाख तक का ही आपको मिला है तो गवर्नमेंट बोलती जाने छोड़ दे, माफ कर, गरीब है, ठीक है। पर्सनल इनकम टैक्स, अब ये वाला आपके मतलब बहुत लोगों के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला है। पहले 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, मतलब अगर आपकी सैलरी 7 लाख पहले थी, ठीक है, एक साल में आप 7 लाख कमाते थे, तो गवर्नमेंट बोलती थी 50,000 का हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे, आपका 6,50,000 रुपया ही टैक्सेबल अमाउंट आता है, जिसके ऊपर हम रिबेट देते हैं, तो 6,50,000 रुपया जीरो हो जाता है टैक्स, ठीक है। अगर आपका 7,50,000 का इनकम है और अगर आप 50,000 रुपया ही टैक्स भरते हैं, मतलब 7,50,000 रुपया पूरे साल आप कमाते हो, तो 50,000 का हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं, तो आपका टोटल इनकम 7 लाख माना जाएगा। यहाँ पे भी आपको पूरा रिबेट मिल जाता है और टैक्स जीरो कर देती है गवर्नमेंट, ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई देखो ये 50,000 नहीं, अब हम आपको 75,000 का लिमिट दे देंगे, ठीक है। अब अगर आप 7,75,000 रुपया तक सैलरी से कमा रहे हो तो भी हम इसको 7 लाख कर लेंगे, क्योंकि आपका 75,000 रुपया डिडक्शन होता है क्रॉस सैलरी में से। स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट आता है उस टैक्सेबल अमाउंट पे टैक्स होता है, ठीक है। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, 7 लाख। अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम आ रहा है वो 7 लाख या उससे कम है तो फुल रिबेट मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको रिबेट का ऑप्शन तो है ही, रिबेट तो नहीं हटाया गया, तो अल्टीमेटली रिबेट आपको पूरा ही मिल जाने वाला है। तो आप
ये टेंशन मत लो बैठ के कि भाई अगर आप 0.3 लाख तक है तो नील है, 3 से 7 पे 5% लग जाएगा, नहीं लग रहा है, रिबेट मिल रहा है आपको, ठीक है। 7 से 10% तक है तो 10 लाख है, 10 से 12% है तो 15% है, ये है तो आपका इतना, तो समझ गए ना। एक और चीज आपको बता देता हूँ, यहाँ पे पेंशनियर इन प्रपोज टू इनहांस फ्रॉम 15,000 से 25,000 रुपये फैमिली पेंशन, डिडक्शन ऑन द फैमिली पेंशन, जो फैमिली पेंशन मिलता है था, ठीक है, फॉर पेंशनियर, अब वो 15,000 से बढ़ा करके 25,000 कर दिया गया। तो यहाँ पे भी मिडिल क्लास वालों को थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया, तो लाइक थोड़ा सा झुंझुना पकड़ा दो, झुंझुनाते रहेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट के हिसाब से हर कोई का 17,500 रुपये का टैक्स बचेगा। मेरे को क्या, अब मैं क्या ही बोलूँ, आप ही लोग बोलो, ठीक है। ये सब कहने के बाद निर्मला जी ने कहा है जय हिंद, ठीक है, तो अपने तरफ से भी जय हिंद। अब ये एनेक्चर वगैरह आपको मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ तो काम का नहीं था, इररिलेवेंट पॉइंट्स भी हैं जो बहुत रेयरली यूज में आने वाला है, इसलिए मैंने उनको कंसिडर नहीं किया, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को वो चीज़ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर दो, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर ज़्यादा लोग का कमेंट आता है तो। अदरवाइज आप ये पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ऑब्वियसली यार। अब एक आदमी कमेंट करेगा कि भैया सारा वीडियो बना तो कैसे बनाऊंगा, ठीक है, बना दूंगा, आप सब शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबको पहुंचाओ। अच्छा ये देखो एनेक्चर बी में पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स का अमेंडमेंट दिखा देता हूँ आपको एक बार, पूरा का पूरा टैक्स स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। हाईएस्ट रेट 30% होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 था जो अब नहीं मिलेगा, आपको 75,000 मिलेगा। फैमिली पेंशन पहले 15,000 होता था, अब 25,000 मिलेगा, ठीक है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू द न्यू पेंशन स्कीम, अच्छा ये तो काम करनी आपके, अगर सिंपल भाषा में बोलना रहेगा ना तो इसका सिंपल सा यही मतलब था कि भाई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू द न्यू पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट का नहीं है, अगर नॉन गवर्नमेंट वाला भी अगर स्कीम है कुछ भी तो वहां पे भी 80 में आपको एग्जाम्पशन मिलता था। तो एम्प्लॉयर के लिए बोला गया कि पहले 10% था, अब हम बढ़ा के आपको 14% का एग्जाम्पशन दे सकते हैं। एम्प्लॉय के लिए भी पहले 10% था, अब आपको 14% कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल। बाकी तो ठीक ही लग रहा है मेरे को, ऐसा कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है। सो अल्टीमेटली मैंने आपको सारा कुछ ही यहाँ पे बता दिया। टीडीएस का रेट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, क्या क्या चीज के ऊपर रेट में क्या चीज है, प्रेजेंट रेट क्या है, प्रपोज रेट क्या है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025। ये पूरा का पूरा चीज कब से क्या इफेक्टिव होगा, यहाँ पे आपका डेट भी मेंशन किया हुआ है, ये सारा कुछ मेंशन किया हुआ है, तो ये आप जरूर चेक कर लेना। डीए पेमेंट रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पहले 5 था, अब 2%, तो अब आपका कहीं ना कहीं टीडीएस कम डिडक्ट होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारी चीज 1/10/2024 से ही इफेक्टिव हो जा रहे हैं, ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम। और कुछ बचा क्या, नहीं, अब बस वही बेसिक पॉइंट है। चलिए मैंने लास्ट तक का पीडीएफ आपके लिए कंप्लीट किया, इस बात की मेरे को खुशी तो जरूर है। एक चीज मिस हो रहा मेरे दिमाग से, कहीं तो कुछ था, चलो ठीक है, आई थिंक और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो छूट गया है मेरे से, मे भी पॉसिबल है, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट करके बता दो, मैं उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है। आई होप सारा कुछ आपको समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करो सभी के साथ, जो भी टैक्स वाले आपके दोस्त हैं या फिर जो भी टैक्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।